इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजीईटी की पूरी काउंसलिंग समर्थ पोर्टल पर होने वाली है और ये आपकी जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक है 10 जुलाई के आसपास आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, कट ऑफ वगैरह आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा पूरा का पूरा भी माहौल बन रहा है, समीकरण ऐसा दिख रहा है। एमबीए के बच्चे परेशान है, एमबीए के देखो भैया उसका भी रिजल्ट जो है इसी के आसपास जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने के चांसेस, क्योंकि 4 जुलाई तक तो अभी एम्प्लॉय वार्ड और टीचर वार्ड का भी जो है सर्टिफिकेट सबमिट होगा, ठीक है। तो हम ये सब बात किनारे करते हुए हम यहाँ समझेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एडमिशन प्रोसेस। पहली चीज समर्थ पोर्टल पे होना है, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय में किस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग होती है, किस प्रकार से आपका एडमिशन होता है, पूरी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 4 स्टेप में आपकी चीजें कंप्लीट होती हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ जाओगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने कई बार बताया, लेकिन हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए, क्योंकि अगर वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी जो कट ऑफ है वो ग्राफिक्स के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। चलिए पहले हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला 12 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। पहला आपका डॉक्यूमेंट जरूरी होता है 10th का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब कई बच्चे कहेंगे उनका ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है या अभी आएगी तभी आएगी, तो भैया एक चीज़ याद रखो, जिसका ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं होता है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि इसको जाकर प्रवेश भवन पे कहिए, प्रवेश निदेशक से कहिए, ये अभी की नहीं प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर भी कम से कम 30-40% ऐसे बच्चे थे जो कि इग्नू वगैरह इधर उधर से थे और उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उनको एडमिशन नहीं दिया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी में प्रवेश इस आधार पर देता है कि आप यूजी पास करके आए हैं, और यूजी पास हैं ये चीज़ प्रमाणित करता है आपका रिजल्ट। तो विश्वविद्यालय कहता है बिना फाइनल रिजल्ट के हम एडमिशन नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो विश्वविद्यालय ने लास्ट ईयर भी इसका कोई प्रावधान नहीं निकाला और एडमिशन कैंसिल किया, और इस साल भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर कोई सूचना आएगी तो बताएंगे, वैसे नहीं आएगी। अब जिसका रिजल्ट नहीं है वो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपने संस्थान से रिलीज कराएगा। एक मतलब कागज पर ये हो जाता है कि आपने कितने पेपर दिए हैं, उस पेपर में कितने से कितना नंबर मिला है। फाइनल मार्क्सिट नहीं तैयार, कोई बात नहीं, अगर इतना भी डाटा मिल जाता है और संस्थान आपको लिख के देता है कि ये जो है रिजल्ट की जगह ये मान्य होगा, मुहर लगा देता है, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जिनका भैया रिजल्ट नहीं है वो अपनी विश्वविद्यालय से समझेंगे, और जब काउंसलिंग के टाइम अगर इसकी कोई सूचना आएगी तो हम बताएंगे, वैसे आने की संभावना नहीं है। तो आपको मैंने अभी 12 डॉक्यूमेंट्स मुझे बताने, पहला हो गया 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का, फिर जो है ग्रेजुएशन का, फिर चौथी चीज़ आपकी क्या जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अच्छा, आप कहेंगे पीजी तो करने जा रहे, पीजी की मार्कशीट कहाँ से लाएं? तो भैया देखो, जो सेकंड पीजी करने जा रहा है, यानी कि जो दोबारा पीजी करेगा, उनके लिए जरूरी होती है। इसके साथ ही साथ जो एमटेक मटेरियल साइंस, एमटेक अर्थ सिस्टम साइंस, इस सब कोर्स के हैं, तो इनके लिए जो है होता है कि आप पीजी का लगाएंगे। ये चीज़ें हो गई, तो क्योंकि लास्ट ईयर इसी प्रकार से सूचना निकली थी। इसके बाद देखिए आपको चाहिए टीसीओ माइग्रेशन। टीसीओ माइग्रेशन में 4 स्टेप है, चारों स्टेप समझिए। किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है। टीसीओ माइग्रेशन ये दोनों किसको लगाना है, जो बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं, यहाँ पे आर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उनको टीसी माइग्रेशन लगेगा, ठीक। इसके साथ ही साथ अगर आप जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ईसीसी कॉलेज से हैं, यानी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से हैं, तो भी आपका टीसीओ माइग्रेशन लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मतलब रहे हैं छात्र, ठीक है, लेकिन आपने अपना टीसी वगैरह पहले ले लिया था, यानी आप अपना यहाँ से ले चुके हैं, बाद कहीं एडमिशन करा भी लिए होंगे, टीसी माइग्रेशन अगर आपने यहाँ से उठा लिया है, तो अगर अब आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपका टीसी माइग्रेशन लगेगा। लेकिन ऐसे छात्र जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से केवल ग्रेजुएट हुए हैं अब, ठीक है, और अब जो दोबारा यहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि उनको केवल टीसी देना है। आप किसी भी कॉलेज से आ रहे हो कैंपस में, ठीक है, कॉलेज से कॉलेज में जा रहे हैं, आपको केवल टीसी लगेगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो, मैंने जो थर्ड सिस्टम बोला है ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र अपना यहाँ से टीसी और माइग्रेशन ले चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ अपनी सबमिट ले चुके हैं पहले से, उनको देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा केवल ग्रेजुएट अभी मतलब मान लीजिए 3rd ईयर में था, अब ठीक है, अब जाके फिर से पीजी में एडमिशन ले रहा है, भले कॉलेज से कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से कैंपस जा रहा है, तो उसको केवल टीसी देनी है। एक तरह से कह सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों को केवल टीसी देनी है। अदर यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे आ रहे हैं, ईसीसी जो बच्चे आ रहे हैं, उनको टीसी माइग्रेशन दोनों देना है, ठीक है। इसके बाद एक साथ ही साथ इसकी एक बात और कर लेते हैं सेकंड पीजी की। देखो, जो भी सेकंड पीजी करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसका यही रूल रेगुलेशन होता है। सबसे पहले आपका जो है जो 10 ग्रेड पॉइंट में आपका जो है 8 जो है आना चाहिए, यानी कि 80% आपका होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आपको, जैसे आप सेकंड पीजी करने जा रहे हैं, तो आपको जो है प्रवेश भवन पर जाकर प्रवेश निदेशक से संपर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको वीसी मैम का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आपका सेकंड पीजी में एडमिशन होता है। ये चीज़ें हो गई। इसके साथ अगर अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एबीसी आईडी बहुत मस्ट है, एबीसी आईडी बिना एडमिशन नहीं होगा तो उसको बना लेना, ठीक। और अगर बात करें यहाँ पे तो आपका
कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है आपको, ठीक है। और याद रखना है जैसे जो ईडब्ल्यूएस का हो वो 1 अप्रैल के बाद का हो तो ज़्यादा बेहतर है, लास्ट 6 मंथ का मांगता है, लेकिन हाँ एक नए वित्तीय वर्ष का बनवाई वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी जो जनरल जनरल का तो बनता नहीं है, ओबीसी SC ST इन लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल का रहेगा। और भैया देखो इस सब की वैलिडिटी 3 साल होती है, ठीक है। तो आप लोग लेटेस्ट चीज रखना, अगर आपको जनवरी का बना तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली है। इसके बाद जो है आपकी एंटी रैगिंग की एक फॉर्म आता है, उसको भरना रहता है। ये आपके माता पिता द्वारा जो है भरा जाता है, यानी कि आपके माता पिता जो है ये कंफर्म करते हैं, ठीक है, ये घोषणा करते हैं कि हमारा बच्चा जाके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है रैगिंग नहीं करेगा। तो ये इसे बोलते हैं एंटी रैगिंग फॉर्म, जो कि आपके माता पिता द्वारा ये जो है भरा जाता है। अब बच्चे अपने से भर देते हैं, सिग्नेचर माता पिता का करवा लेते हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद जो है इसको भरने की, अगर आपको नहीं पता होगा ना एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे भरते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लेना, ठीक। अब इसके बाद अंडरटेकिंग किसके लिए हो गया आपका, एंटी रैगिंग के लिए। इसके बाद एक फॉर्म आता है अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, जिनका गैप रहता है उनको ये फॉर्म भरना रहता है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर देख लेना कैसे इसको भरने हैं। उसको जिनका गैप हो गया 1 साल 2 साल, उनको केवल उसमें डिटेल्स भरनी रहती है, कब से कब तक का गैप है ये सब, ठीक है। और उसके बाद उनको वही जो है काउंसलिंग में लगाना रहता है। कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगते हैं कि एफिडेविट ले आओ, तो 10 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पे जो है जाकर आप उसको कचहरी से बनवा सकते हैं, ठीक। बाकी ऐसा लगता नहीं, उसी से काम हो जाता है अंडरटेकिंग फॉर्म से, मतलब काउंसलिंग में तो वही चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या है, अगर टीसी और माइग्रेशन आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग इसके लिए भी लगा सकते हैं, टीसी माइग्रेशन के लिए भी अंडरटेकिंग आप लगा सकते हैं, तो वो आप उसमें देंगे। इसको भी भरने की फॉर्म की जो डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रिजल्ट की कोई अंडरटेकिंग नहीं आती। तो आप लोग सोचिए कि 3rd ईयर रिजल्ट नहीं है, 6th सेमेस्टर रिजल्ट नहीं है, भैया रिजल्ट है तब एडमिशन लेना, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है अगस्त तक यहाँ कहीं ना कहीं काउंसलिंग चलती रहेगी, कॉलेजेस की चलती रहेगी, तो आप लोग को एडमिशन हो जाएगा, परेशान नहीं होना। इसके साथ जो कोटा वाले से आते हैं, यानी कि WU से हैं, यानी वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से, जिसके अंतर्गत 2 वार्ड आते हैं, एम्प्लॉय और टीचर वार्ड, ठीक है। इसके बाद अगर आप जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं, आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो इन लोग की नोटिस अलग से आती है, इन लोग को इस काउंसलिंग में नहीं जाना है, समझ में आया। यानी कि इन लोग का क्या होगा, पहले जाके सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं कि जो है रजिस्ट्रार द्वारा जो जारी किया जाता है वो सर्टिफिकेट लाइए, ठीक है। और जो फिजिकल हैंडीकैप वाले होते हैं वो बोला था ना CMO की वेबसाइट पे जो उपलब्ध हो वाला चाहिए। तो इस तरह करके आप सब अपना जो है, जब नोटिस आएगी कि हाँ भैया फिजिकल हैंडीकैप वाले आए और अपना सबमिट किया, तब आप ले जाकर सबमिट करेंगे। और उसके आधार पर, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स के आधार पर आपकी जो फिर पूरी मेरिट लिस्ट बनती है। फिजिकल हैंडीकैप में कई लोग कंफ्यूजन रहता है कि जो नंबर आप इंट्रेंस पाए उसके नहीं, उसके नंबर पे नहीं हो रहा है। फिर जितना वहाँ पे जो है हैंडीकैप है उसकी परसेंट को देखकर किया जाता है, ठीक है। शायद इतना ही है कि 40% से नीचे नहीं लेते, 70% से ऊपर नहीं लेते, है ना, 30 या 40 से ऐसे ही है। तो ये फिजिकल हैंडीकैप वालों का है, तो वो सब चीज़ें पूरा प्रोसेस होता है। और हम स्पोर्ट्स कोटा की, एम्प्लॉय वार्ड, टीचर वार्ड की, सबकी पूरी डिटेल वीडियो आने वाले टाइम पे बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब बच्चे, इन लोग के लिए क्या होता है कि आप लोग को वेट करना होता है, आप लोग के इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसको सुनो। अब यहाँ तो हो गया डॉक्यूमेंट्स, मैंने 12 डॉक्यूमेंट्स बता दी जो आपको रखने चाहिए अपने साथ, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे कि आपको जो है कैसे कैसे काउंसलिंग करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी काउंसलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कहीं नोटिफिकेशन आएगी तो मैं बताऊंगा। और कैंपस की जो है काउंसलिंग और कॉलेज की काउंसलिंग अलग अलग होती है, यही चीज़ कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, लगता है कॉलेज में जाए तो कहाँ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, जैसे मान लो कि आपका सबसे पहले जैसे विश्वविद्यालय की जो समर पोर्टल की वेबसाइट है, ठीक है, उसी पे पूरी चीज़ें होनी है। अब वहाँ पे भी एक थोड़ा धीरे धीरे जो है पूरा डिटेल हो जाएगा कि कहाँ पे आपको कट ऑफ दिखेगी, कहाँ से कैसे होगा। तो लास्ट ईयर किस प्रकार से था वो मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग का जैसे ई काउंसलिंग पे पूरा वो दिख रहा था कट ऑफ, इस बार समर्थ पे दिखेगा, ठीक है। आपकी कट ऑफ आ गई, कट ऑफ के साथ साथ जो है जो उस कट ऑफ में आ रहा है, यानी मान लो कि पॉलिटिकल कट ऑफ है 190 गए और आपका नंबर 194, तो आप क्या करोगे, सीधा जाओगे वहाँ रजिस्टर करोगे समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, इस बार जो है आपको लास्ट ईयर 3 स्टेप में पूरा काउंसलिंग था। पहला रजिस्टर, दूसरा लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, तीसरा जो था फीस पेमेंट। इसी को मैं करके समझा दे रहा हूँ और सेम टू सेम प्रोसेस इस बार भी रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। रजिस्टर कैसे करते हैं, आपको रजिस्टर करने के लिए, और ये देखो कैंपस का बता रहा हूँ, कॉलेज का नहीं बता रहा हूँ। कैंपस के बच्चे वेबसाइट पे समर्थ पोर्टल पर करेंगे, कॉलेज के बच्चे कॉलेज जा जाके करेंगे। देखो CMP का ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन वहाँ पे CMP की वेबसाइट पे होता है, JT का JT की वेबसाइट पे होता है, SS खन्ना का ऑफलाइन होता है, ADC का ऑफलाइन होता है, IHGC का ऑनलाइन होता है, SPM का ऑनलाइन होता है। इस तरह से सबका बटा हुआ है, समझे। ये नहीं कि सब कॉलेज का, अच्छा ये भी होगा कॉलेज की कट ऑफ आएगी तो कैसे पता चलेगा, हम लोग हैं ना, हम लोग किस लिए भैया, हम ही लोग बताएंगे, एक एक चीज़ सिखाएंगे, समझाएंगे, पूरे एक फॉर्म भरना बता देंगे, ठीक, परेशान नहीं होगा। चलो यहाँ तो अभी बात कर ली कि हाँ चलो कॉलेज का अलग होता है, कैंपस का अलग, कैंपस का जितना भी होगा वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा, ठीक है। चलो
अब रजिस्टर पे जाना है, आप लोग को क्या करना है, लास्ट ईयर किस प्रकार था वही बता रहा हूँ, इस बार देखो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो वो हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर कैसा था कि रजिस्टर कैसे होता था पीजी का, कि आप लोग को लॉगिन आईडी में, ठीक है, मतलब लॉगिन आईडी क्या, वही रोल नंबर अपना डालो, उसको पासवर्ड डालो, किस सब्जेक्ट से हो वो डालो, किस डिपार्टमेंट से वो डालो, बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, डिपार्टमेंट अपने आप सेलेक्ट हो जाता था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो आगे करते थे आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता था। इसके बाद क्या होता, लॉगिन करना होता था। लॉगिन कैसे करते थे, वही आपका जो है जो रोल नंबर होता था, ठीक है, रोल नंबर की जगह लॉगिन आईडी जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट होती थी उससे भी हो जाता था। तो सिंपली उसको डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर लेते थे। जैसे ही ओपन होता था डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता था कि आप 10th का 12th का ये सब थोड़ी बहुत डिटेल्स उसके बाद अपलोड करने के लिए बोला जाता था। 10th का मार्कशीट, 12th का, यूजी का, ठीक है, इसके साथ साथ टीसी, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो ये चीज़ याद रखो, कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं को मतलब लगाना है जरूरी जो उस कास्ट के अंतर्गत दावा कर रहे हैं कि हमको एडमिशन चाहिए। यानी कि आपने ईडब्ल्यूएस अगर भरा है, ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आई और आप उसके अंदर वेरी कर रहे हैं, तब आप ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ जो है प्रवेश निदेशक तरफ से कहा जाता है कि जो भी अपनी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। अब मान लो जिसका मान लो ईडब्ल्यूएस में 190 नंबर है, यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, 200 गई है, नहीं यूआर की मान लो कि आप लोग ईडब्ल्यूएस हो, आप लोग का नंबर 190 है, जनरल कट ऑफ गया वो भी 100 कितना की 90 गई, तो आप लोग जनरल के अंतर्गत गए, तो अब आपको ईडब्ल्यूएस लगाना ना लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के अंतर्गत तब लगाना जरूरी रहता है, ठीक है। तो इस तरह हो गया, आपको मैंने बता दिया कि आपको फिर जो है अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, रिजल्ट अपलोड करो, ठीक है, टीसी, माइग्रेशन अंडरटेकिंग का फॉर्म, और मतलब अगर एंटी रैगिंग वाले हो तो उसको डालो, गैप ईयर संबंधित तो उसको डालो, नहीं तो छोड़ दो। इस तरह पूरा करके भैया आप लोग को जो है वहाँ पे लास्ट में नीचे लिखा रहता है सबमिट या अपडेटेड जो है डॉक्यूमेंट, इसको कर दो। इसके बाद क्या होता है, आपका जो स्टेटस बार होता है, टैब होता है, डैशबोर्ड पे टैब होता है स्टेटस का, उस पर जो है देखोगे तो उसमें दिखा रहेगा कि कोऑर्डिनेटर द्वारा जो वेरिफिकेशन पे अगर टिक लग गया है ना, तो समझ लो कि कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरिफिकेशन हो गया। तो पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, फिर जो सबमिट जैसे ही कर दोगे तो वो जो है जाएगा ऑनलाइन जो कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर उसको वेरीफाई करेगा, एक एक डिटेल्स दिखेगा, उनको सब चीज़ें सही दिखेगी, वो वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है, यानी पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन आईडी लॉगिन और जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, तीसरा आ जाता है फीस पेमेंट। फीस पेमेंट क्या है कि आप तुरंत जाओगे, वही रोल नंबर और जो है अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जो है अपने कोर्स की जो फीस होगी वो पेमेंट करोगे। अच्छा, कई बच्चे होंगे जिनको अपने कोर्स की फीस नहीं पता होगी, भैया मेरा मेन कैंपस कितना है, कॉलेज में कितना, तो जिसका भी ये दिक्कत है कि जिनको अपनी फीस वगैरह नहीं पता है वो ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होंगे। आप लोग ऐसा करना, ठीक है, आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस सब में जो लिखा हुआ है ना कि तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, उसमें ओपन कर ला, अपना विषय ओपन कर लेना, ठीक है। आपके विषय में प्रत्येक कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और उनकी कितनी फीस है, मैंने एक एक चीज़ डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आप जाकर उसमें से देख लेना, बाकी उम्मीद करते हैं उतने से तो आपका काम हो ही जाएगा, ठीक। तो फीस आप पेमेंट कर दोगे, जैसे ही फीस पेमेंट कर दो भैया आपका एडमिशन कार्ड जो होता है ऑनलाइन वो जो है जारी कर दिया जाता है। अब कई लोग जो टीसी और माइग्रेशन में अंडरटेकिंग लगाएंगे उनका जो है एडमिशन कार्ड नहीं जारी होगा, वो तभी जारी होगा जब आप जो है जाकर उसको जमा करेंगे टीसी माइग्रेशन को। अब अंडरटेकिंग में क्या होता है, 21 दिन का आपको समय मिलता है, अब 21 दिन के बाद जो फिर आपको जमा करना ही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग का प्रोसेस समाप्त हो जाता है और इसी से सेम टू सेम जो है लगभग इस तरह समर्थ पोर्टल पे रहेगा। लेकिन ये ना थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी चेंज होगी, इसकी कुछ पैटर्न अलग कर दे, ठीक है, कुछ चीज़ पहले कुछ चीज़ बाद में। लेकिन हाँ, जब स्टार्ट हो समर्थ पोर्टल तो हम बताएंगे, अभी कुछ नहीं स्टार्ट है, ठीक है। सीयूईटी वालों का 30 जून से भले स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अपना पीजी वालों का नहीं अभी कुछ हो रहा है। पीजी वालों को जब कुछ नोटिस आएगी तो हम सूचना देंगे, ठीक है। अभी क्या है कि डिपार्टमेंट में रिजल्ट भेजा जाएगा, रिजल्ट अपना विश्वविद्यालय का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट अपना रिजल्ट लेकर उसमें शॉर्टलिस्ट करते हुए जो है बना लेंगे आपका कि कितना कट ऑफ देना, कितना क्या करना है। एक चीज़ याद रखना, जो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर होते हैं जो वेरिफिकेशन करते हैं वो किस क्रम में करते हैं, अवरोही क्रम में, यानी जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है उसका डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करके भेजेंगे, फिर उससे कम। ये मत सोचना कि आपका मान लो कि एक कट ऑफ इतनी गई 190, ठीक है, आपका एकदम सीमा रेखा पे 190 है और किसी का 220 है, तो 220 वालों को पहला वेरिफिकेशन करके भेज देंगे, है ना। और लास्ट ईयर क्या था कि तो कट ऑफ बहुत कम कर दिए थे, तो वेरिफिकेशन में 5-6 दिन का टाइम लगा, लेकिन ऐसा अमूमन होगा नहीं, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर तो हुआ था लेकिन इस बार नहीं होने के चांसेस हैं। आप लोग का जब एक कट ऑफ रिलीज किया जाता है तो उसमें आपको कम से कम 2-3 दिन का समय दिया जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस सबमिट करने का। इतना करते हो, उसके बाद जो है 1 दिन का 2 दिन का टाइम में आपका वेरिफिकेशन होकर आ जाता है और फिर आपको जो फीस पेमेंट करनी रहती है। फीस पेमेंट कर देते हो, आपका एडमिशन कार्ड आ जाता है। एडमिशन कार्ड आने के बाद आपको जैसे 1-2 सप्ताह में कहीं ना कहीं नोटिस, हाँ ये तो हम लोग बता देंगे, आपकी जो है जीमेल पे आ जाएगी कि आप आके अपने डिपार्टमेंट में आके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए।
याद रखना बच्चा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मतलब अपलोड करना है सब ओरिजिनल स्कैन कॉपी करके करना है, यानी कि ओरिजिनल, फोटो कॉपीज काम नहीं चलेंगे, तो वेरीफाई नहीं करते हैं। और जब डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन करा चुके, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डिपार्टमेंट, तो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाना है। ठीक है, तो आप अपना स्कोर कार्ड इधर उधर जितनी भी चीज़ लगा के अपना एडमिशन ली हो, वो सब चीज़ें लेकर आप सीधे डिपार्टमेंट जाओगे और अपना वेरिफिकेशन कराओगे। उसके बाद जो फिर आपका जो है आईडी कार्ड इधर उधर का चीज़ें, फिर ठीक और भी चीज़ें लाइब्रेरी वगैरह का जो भी प्रोसेस रहेगा फिर आप कंप्लीट करोगे। जिसको वाईफाई वगैरह का पासवर्ड जानना रहता है और लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनेगा, अगर ये सब आपके दिमाग में होगा ना तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको इस टाइम फ्रेम पे एक प्लेलिस्ट की आई बटन पे लिंक आएगी, उसको जाकर देखना, वो है एयू स्पेशल सीरीज़ की। उसमें मैंने कई चीज़ डिस्कस की है कि आप कैसे क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है लाइब्रेरी का, फ्री वाईफाई पासवर्ड का। तो अगर आप देखोगे तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ो, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट जैसे ही हम आपको सूचित कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और हाँ, लाइव स्ट्रीम में जरूर जुड़िए, जिससे कि आपके सवालों को जवाब तुरंत मिल सके। इस समय टेलीग्राम पे मैं नहीं मैसेज रिप्लाई कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे प्राप्त हो रहे हैं, और रात्रि में भी सोना मुझे बहुत लेट हो जाता है, 1 बजे 1:30 बजे तक सोता हूँ। काम इतना ज़्यादा हो गया आजकल कि सब चीज़ें इधर उधर मैनेज करते करते, तो मेरी भी व्यस्तता समझिएगा, परेशानी भी समझिएगा, लेकिन मैं आपके लिए सजग हूँ, सचेत हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप तक जो है प्रेषित करूँगा। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।